प्री लिटिगेशन का मतलब क्या है हिंदी में? पूरा मुकदमेबाजी, मतलब मुकदमा करने से पहले ही नोटिस दे रहे हैं। अब वो किस चीज का मुकदमा आपके ऊपर कर सकते हैं? अरे 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा नहीं होएगा यार। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने का इनका तरीका है। ये जो प्री लिटिगेशन का नोटिस आपके पास आता है, इसमें लिखा रहता है सिविल एंड सेशन जज, और आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जो आम आदमी है वो इससे डर और घबरा जाता है, क्योंकि लोक अदालत तो करोड़ों आदमी हमारी वीडियो देख चुके हैं, उनको समझ में आ गया कि लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी आप जाएं, आपकी मर्जी आप ना जाएं। हर साल 4 बार एक साल में लोक अदालत का आयोजन होता है सारे देश में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक लोक अदालत का आयोजन होता है। ये ऐसा नहीं है कि अब लोक अदालत का आयोजन हो रहा है 4 बार होएगा। और लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी आप जाएं, आपकी मर्जी आप ना जाएं। आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं तो आप चले जाएं, नहीं करना चाहते तो नहीं जाएं। क्योंकि जो लोक अदालत है वो कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो आपका समझौता हो जाएगा। वहां जाने का फायदा क्या है? एक तो आपको एडवोकेट की फीस नहीं देनी, एक आपको कोर्ट फीस नहीं देनी, और वहां पे जो डिसीजन आएगा फिर वो बैंक, एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकती। मतलब आपके ऊपर अलग से कोई केस नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है दोनों पक्षों की सहमति से। यहां पे जज साहब आपके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही है। आपने के पास नोटिस आया लोक अदालत का, आपने नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया, आपने ले लिया, आप नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास नोटिस आया और आप चले भी गए वहां, आपने जाके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी केस चला हुआ है कोर्ट में और वो लोक अदालत में आ गया, आप गए नहीं वहां, तो दोबारा फिर उसी अदालत में चला जाएगा जिस अदालत से लोक अदालत में आया था। या आप चले भी गए, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तब भी वो दोबारा उसी अदालत में चला जाएगा और उसी स्टेज पे रहेगा। ना एक स्टेप आगे जाएगा, ना एक स्टेप पीछे जाएगा। जहां पे वो चला हुआ है, जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, वो वहीं पे ही रहेगा। तो आप डरे घबराए नहीं। अब प्री लिटिगेशन क्या है? प्री लिटिगेशन भी लोक अदालत में भी प्री लिटिगेशन भेज रहे हैं। ओ पहली बात तो लोग लोक अदालत से ही डर रहे हैं और जानबूझ के एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करने के लिए, अलग से दबाव डालने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए। क्योंकि अगर लोक अदालत का आपके पास नोटिस भेजेंगे तो आदमी सोचेगा, आम आदमी को पता लग गया है, ज्यादातर जो डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़े हैं उनको तो पक्का ही पता लग गया है। भाई लोक अदालत में किसी की जेल नहीं होती, किसी को सजा नहीं होती, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती, किसी को ऊपर जुर्माना नहीं लगता उसमें। ऐसे सबसे पहली बात, अब लोगों को समझ में आ गया। अब ये इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, प्री लिटिगेशन। लोक अदालत का भी प्री लिटिगेशन। भाई लेके तो आपको लोक अदालत में जाना चाहते हैं, लेकिन उसका भी प्री लिटिगेशन। भाई पूर्व केस, मतलब पूर्व मुकदमेबाजी डराने के लिए वो कहां से नोटिस भेज रहे हैं? जैसे मैंने बताया, सिविल एंड सेशन जज आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो जो आम आदमी है इससे बहुत ज्यादा डर रहा है। अभी हमारे साथ मुंबई से हमारी एक क्लाइंट जुड़ी, शायद आप देख भी रहे होंगे, उनका नाम नेहा है। और मैं उनका एक्यूरेट एड्रेस नहीं बताऊंगा क्योंकि मुंबई में तो 2 करोड़ से भी ज्यादा आदमी रहते हैं, तो नेहा वहां लाखों लेडीज का नाम नेहा होगा। अब वो काम क्या करती थी ये भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर कोई जॉब में थी, वहां से वो रिटायर हो चुके हैं और अभी हमारी वीडियो देख भी रहे होंगे। वो भी इसी वजह से हमारे पास आई है, इसी वजह से वो दबाव में थी कि अब मेरे साथ क्या होएगा। मैंने उनको बताया और समझाया, भाई ये प्री लिटिगेशन है, प्री लिटिगेशन भी लोक अदालत की है। आप जाए ना जाए, प्री लिटिगेशन में भी आपकी मर्जी है, डरे घबराए नहीं,
सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अन्य किसी भी तरह के केस में अगर प्री लिटिगेशन लगा रहे हैं, मतलब पूर्व मुकदमेबाजी, यह सिर्फ आपको डराने के लिए इनका अतकंडा है। नए नए ये डाल है तो अमरदीप बात है। हम क्या करते हैं, आम आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देते हैं। यही कारण है कि हमारे साथ हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं। ब्रिटिश काल से जब से बैंकिंग का जन्म हुआ, 1841 में बैंकिंग का जन्म हुआ है, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। उस टाइम ब्रिटिश काल था, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था 1841 में। उसके बाद इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जब देश आजाद हो गया। आज भी ये बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। आज 183 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। तब से लेके आज तक बैंकिंग में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, वो अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है, जिसको मेरा साला खोपड़ा कहता है। इस खोपड़े के अंदर सेव, और जब तक हरिद्वार जाऊंगा जितने भी अमेंडमेंट बैंकिंग के अंदर होंगे उसको तुरंत प्रभाव से अपने खोपड़े में सेव करके आम और खास आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बताता रहूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, सारी दुनिया के अंदर सबसे पहले 1818 में मॉडर्न इंश्योरेंस का जन्म हुआ। जो आज इंश्योरेंस हो रहा है उसको बोलते हैं मॉडर्न इंश्योरेंस। उससे पहले भी इंश्योरेंस होता था, लेकिन वो क्या था, वो संगठित इंश्योरेंस नहीं था, मॉडर्न तरीके से इंश्योरेंस नहीं हो रहा था। अब 1818 से आज तक 206 साल हो चुके हैं सारी दुनिया के अंदर इंश्योरेंस होते हुए। हमारे देश में 1956 में LIC का जन्म हुआ, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इससे पहले क्या इंश्योरेंस नहीं हो रहे थे? हो रहे थे। 1818 से लेके आज तक इंश्योरेंस होते आ रहे हैं, और 1818 से पहले भी इंश्योरेंस होते थे। वो कैसे थे? आपस में लोग कंट्रीब्यूट करते थे। भाई कोई मछुआरे थे जो फिश पकड़ते थे, समुद्र में चले गए, उस टाइम इतनी टेक्निक नहीं थी, वो डूब भी जाते थे। अब जहाज डूब गया या नौका डूब गई तो वो ज्यादा मछुआरे इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पैसा और उस मछुआरे को दे देते थे, ताकि उसका घर परिवार बीवी बच्चे पढ़ते रहे। लेकिन मॉडर्न इंश्योरेंस जो है 1818 में लंदन के लॉयड हाउस के अंदर इसका जन्म हुआ। दो आदमियों ने आपस में डिस्कस करके ये बात सोची, भाई अब कोई आदमी एक्सपायर हो गया समुद्र के अंदर, और फिर आपस में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फिक्स नहीं है, कोई 2 रुपए दे रहा है, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आदमी की डेथ होने से पहले ही उसका इंश्योरेंस किया जाए, लोगों से पैसा लिया जाए, बहुत ज्यादा आदमियों को इकट्ठा किया जाए, और जो आदमी एक्सपायर हो जाए उसको पैसा दिया जाए। तो तब से लेके आज तक इंश्योरेंस हो रहा है, और जो भी इंश्योरेंस में अमेंडमेंट हुए हैं, बदलाव हुए हैं 206 सालों में, सॉरी 204 साल में, वो अमरदीप कादियान के माइंड के अंदर सेव है, खोपड़े के अंदर सेव है। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक जो भी अमेंडमेंट होगा उसको तुरंत प्रभाव से अपने खोपड़े में सेव करके आम और खास आदमी को बताता रहूंगा। हमारे देश में जितने भी बैंक NBFC कंपनी काम कर रहे हैं, सभी RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मतलब RBI से लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में काम कर रही हैं, 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं, और जनरल इंश्योरेंस में तो इससे भी ज्यादा है। लेकिन सभी इनका एक ही रेगुलेटर है जहां से लाइसेंस लेके आए हैं, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब वहां से ये लाइसेंस लेके आए हैं इंश्योरेंस करने का और बैंकिंग करने का, या NBFC कंपनी खोलने का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खोलने का लाइसेंस जो है RBI से इशू है। अभी दिक्कत परेशानी कहां आ रही है लोगों को? ज्यादातर बैंक और NBFC कंपनी लोगों को कर्जाई करने का, बैंकिंग करने का, लोगों को लोन देने का लाइसेंस लेके आए हैं RBI से, और इंश्योरेंस करने का भी खुद से ही लाइसेंस इन्होंने ले रखा है IRDAI से।
अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, आपको सामान्य बोलचाल की भाषा में बताता हूं। अमरदीप कादियान, फॉर एग्जाम्पल, अमरदीप कादियान 5 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए गया। अब मेरे को तो 5 करोड़ का लोन इजिली मिल जाएगा यार, हमारा तो सारा काम ऑनलाइन, ऑनलाइन लोग हमारे को फीस दे रहे हैं, इंस्टा, यूट्यूब, मौज, कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो हमारे अकाउंट में यार है, लीगल पैसे हैं, कच्चे के तो है ही नहीं। अब मेरा 5 करोड़ रुपए का लोन हो गया। अब जब मेरा लोन होगा तो वो मेरा इंश्योरेंस करेंगे, लोन बाद में देंगे, इंश्योरेंस पहले करेंगे। इंश्योरेंस को बोलते हैं लोन सिक्योर, ऋण सुरक्षा। ये काम कैसे करती है भाई? अमरदीप कादियान को आज 5 करोड़ रुपए का लोन मिला, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 साल के लिए लिया। अगर 9 साल में मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया, मैं हरिद्वार चला गया, तो 1 साल का पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी उस बैंक को पे कर देगी और मेरी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे बालक बच्चों को, बीवी को मिल जाएंगे। अगर मैं 6 महीने के बाद हरिद्वार चला गया तो 9.5 साल के पैसे वो पे कर देगी, और 10 साल तक भी अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो फिर कोई भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, वो सारा पैसा मुझे पे करना पड़ेगा। अब दिक्कत कहां आ रही है? बहुत से आदमी हमारे साथ जुड़ते हैं कि उनका कोई यार प्यारा रिश्तेदार एक्सपायर हो गया, लेकिन बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको लोन को क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर रहे हैं। जो आम आदमी है वो सोचता है लोन माफ होना, लोन माफ नहीं होता 50 रुपए का भी। अरे वो तो इंश्योरेंस हो रहा था यार, अमरदीप कादियान ने अपने जितने जी पैसे दे रखे थे उसको, अगर मैं 10 साल तक नहीं मरा तो कोई वो पैसे वापसी थोड़ी दे देगा। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, बाइक का, स्कूटी का, गाड़ी का, कार का, जीप का, ट्रक का, बस का, जहाज का, समुद्री जहाज का, यार अगर उसका कोई नुकसान नहीं होया, समुद्री जहाज डूबा नहीं, कार बीड़ी नहीं, चोरी नहीं हुई, टूटी नहीं, आग नहीं लगी उसमें, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसे वापसी थोड़ी दे देगी, अगले साल फिर इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ऐसे ही अमरदीप कादियान का 10 साल के लिए इंश्योरेंस किया, 10 साल में मेरा हैप्पी बर्थडे होया ही नहीं, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसा लिया वो वापसी थोड़ी आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, बहुत सी फेक ऐप भी चली हुई है गूगल पे और फेसबुक पे भी, जो कि ये कहते हैं कि हम लोन देते हैं अन्य बहुत सी कंपनियों के नाम से, और वो फ्रॉड कैसे कर रहे हैं, वो आपसे प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं। ऐसा कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी हमारे देश में नहीं है कि जो प्रोसेसिंग फीस पहले ले। हां, ये है कुछ एनबीएफसी कंपनियां ज्यादा प्रोसेसिंग फीस लेती हैं, लेकिन वो जो आपका लोन अमाउंट है उसमें से ही प्रोसेसिंग फीस काटती हैं, उसी में से इंश्योरेंस के पैसे काटती हैं। या तो वो क्या करती है, अमरदीप कादियान ने 5 करोड़ का लोन लिया, 5 लाख रुपए इंश्योरेंस के काट लिए, 4 करोड़ 95 लाख रुपए मुझे दे दिए, या 5 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन कर दिया, 5 करोड़ रुपए मुझे पूरे दे दिए और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया। ये इनका तरीका है गस्सा लगाने का। अब जो आम आदमी है वो पॉलिसी लेता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि पॉलिसी होगी, उसको बताया भी नहीं जाता है। ज्यादातर जब आप लोन लेते हैं 50 तरह के कागजों पे आपके साइन करवाए जाते हैं। अब जिन्ना 5 करोड़ का लोन लेना, चाहे 50,000 का लेना, उन्हें पैसे की जरूरत है भाई, वो देखता ही नहीं उसमें क्या लिख रहा, और देखेगा तो जिंदगी में कभी वो लोन ही नहीं लेगा, क्योंकि वो सारी टर्म कंडीशन उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के हक में लिखी हुई, आपकी साइड तो एक भी बात नहीं लिखी हुई है उसमें। अब दिक्कत कहां आ रही है, जब अमरदीप कादियान एक्सपायर हो गया तो ये क्या करेंगे, मेरे बच्चे जाएंगे वहां, भाई हमारा बाप चला गया हरिद्वार। अब दुनिया में लगभग 800 करोड़ आदमी है, लगभग 800 करोड़ सारी दुनिया के अंदर। उनकी डेथ जो है, उनकी मृत्यु कभी ना कभी तो होगी। जो आदमी जिंदा है, आज पैदा होया तो कभी तो मरेगा। जब भी वो मरेगा, सिर्फ 2 तरह से आदमी की डेथ हो सकती है, तीसरा कोई कारण नहीं है। सारी दुनिया के अंदर जो 800 करोड़ आदमी है वो सिर्फ 2 तरीके से मरेंगे, या तो उनकी एक्सीडेंटल डेथ होगी या उनकी नेचुरल डेथ होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मरने के तो सैकड़ों तरीके हैं, कोई जहाज में तय गिर का मर गया, कोई समुद्री जहाज में डूब का मर गया, किसी का सांप काट गया, किसी का करंट लग गया, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कैंसर हो गई, किसी का हार्ट अटैक हो गया। डज नॉट मैटर, बेसिक प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। अब आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूं, परिभाषा बताता हूं दोनों डेथ की। भाई 800 करोड़ आदमी है, जब भी उनकी डेथ होगी सिर्फ 2 कारण से होगी,
या तो एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ। अब एक्सीडेंटल डेथ की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है एक्सीडेंटल डेथ की? जो आम आदमी है वो ये सोचता है भाई कोई बाइक जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, कोई आदमी मर गया, तो उसको एक्सीडेंट डेथ बोलते हैं। नहीं, इसकी परिभाषा जो है, इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, मकान की छत गिर गई और अमरदीप कादियान दब गया, ऑफिस की छत गिर गई, अमरदीप कादियान मर गया, तो भी एक्सीडेंटल डेथ। करंट लग गया तो भी एक्सीडेंटल डेथ, सांप काट गया तो भी एक्सीडेंटल डेथ। मतलब कहने का भाव यह, शरीर के बाहर से किसी भी कारण से अमरदीप कादियान की डेथ होगी, या दुनिया में जितने 800 करोड़ आदमी हैं, शरीर के बाहर से किसी भी कारण से अगर उनकी डेथ होगी तो वो एक्सीडेंटल डेथ में कंसीडर होगी। और शरीर के अंदर से किसी भी कारण से आदमी की डेथ होगी तो वो नेचुरल डेथ के अंदर कंसीडर होगी। फॉर एग्जांपल, किसी की किडनी फेल होगी, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को लंग कैंसर होगी, या किसी को कोरोना हो गया, या अन्य कोई एड्स होगी, अन्य कोई भी बीमारी, टीबी होगी, उसका इलाज नहीं करवाया, उसकी वजह से मर गया। किसी भी इंटरनल बीमारी की वजह से, शरीर के अंदर की किसी बीमारी की वजह से जब किसी भी आदमी की डेथ होगी तो उसको नेचुरल डेथ मानेंगे, स्वाभाविक मृत्यु। क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को अपने आप कैंसर नहीं कर सकता, अपना हार्ट अपने आप कोई खराब नहीं कर सकता। भाई कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आदमी को लगा दे उसका हार्ट खराब हो जाएगा। डेथ तो हो सकती है उसकी, जहर का इंजेक्शन लगा दे, पर ऐसा नहीं होगा कि वो हार्ट ही उसका खराब होएगा। तो अगर किसी आदमी का हार्ट खराब हुआ, किसी के लंग खराब हो गए, किसी की कैंसर होगी, किसी भी पार्ट में होगी, तो उसने अपने आप नहीं की, वो ना वो कर सकता। वो तो ये कह सकते हैं कि भगवान ने करी, भाई उसकी नेचर ने करी, प्रकृति ने करी, इस तरीके से उसकी डेथ हुई, इसलिए ये नेचुरल डेथ में कंसीडर होगी। और जो शरीर के बाहर से कोई भी कारण होगा वो एक्सीडेंटल डेथ में होगा। अब मैं आपको अच्छे से बता और समझा चुका हूं कि दुनिया में 800 करोड़ लगभग आदमी है, जब भी उनकी डेथ होगी सिर्फ और सिर्फ दो कारण होंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी को बड़े अच्छे से पता है इस बात का। अब क्या होगा भाई, अमरदीप कादियान का जिस दिन हैप्पी बर्थडे हो गया, पहली बात तो ये 99% आदमियों को पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं देते। आप भी मेरी बात के गवाह हैं, अगर आपने लोन ले रखा है 99% चांस है कि इन्होंने आपको पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं दिया। इंश्योरेंस तो इन्होंने कर रखा है, 100% कर रखा है, ऐसा कोई लोन नहीं है। आप 2 लाख का लोन लेने जाओ, 2 करोड़ का, 200 करोड़ का, डज नॉट मैटर, पहले आपका इंश्योरेंस करेंगे तब आपको लोन देंगे। इसको बोलते हैं लोन सिक्योर, ऋण सुरक्षा। ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता और समझा चुका हूं। जिस दिन वो लोन ही बीच में से हटेगा, आपका हैप्पी बर्थडे होएगा, उसके बाद वो काम करेगा। वो नहीं मरा तो ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है जो उसका क्लेम पास कर दे। बहुत से आदमी ये भी सोचते हैं कि भाई मैंने लोन लिया 5 करोड़ का, अब मेरे से ईएमआई नहीं दी जा रही तो इंश्योरेंस वाले दे देंगे। अरे इंश्योरेंस वाले कोई चैरिटी करने के लिए थोड़ी बैठे हैं यार, दान करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं भाई। अब दिक्कत कहां आ रही है कि अगर अमरदीप कादियान नहीं मरा तो अमरदीप कादियान को ही पैसे देने हैं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। ये तो अमरदीप कादियान के मरने के बाद भी नहीं दे रहे, फुद्दू बना रहे हैं पब्लिक को। 99% आदमियों को पॉलिसी बॉन्ड नहीं दिया जा रहा, मतलब बीमे के कागज नहीं दिए जा रहे। 1% आदमियों को किनको दिए जा रहे हैं, वो अमरदीप कादियान जैसे आदमियों को दिए जा रहे हैं जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं। वो पहले ही कहा रहे इंश्योरेंस कर दिया, पॉलिसी बॉन्ड दे, भूतनी के कल हम हरिद्वार चले गए, तू कौन सा कागज उल्टे दे दे मेरे बालकों ने, तो नंगड़ करे, कोठी बंगले खाली करवा लगे इन पे, पहले इंश्योरेंस दे, पॉलिसी बॉन्ड दे मेरा। तो वो मारे जैसे आदमी ले लेते हैं। अब पहली बात तो उनको दिया ही नहीं। अब अगर कोई आदमी जाके अड़ेगा उनके पास कि हाँ भाई मेरे बाप का इंश्योरेंस था, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई था। अब मैंने क्या बताया, 2 तरीके से किसी भी आदमी की डेथ होगी। फॉर एग्जाम्पल अमरदीप कादियान ने 5 करोड़ का लोन लिया, अब मेरी एक्सीडेंट से मौत होगी। भाई मैं खेत में जा रहा था, मेरा सांप काट गया,
और सांप भी काटा किंग कोबरा, खलास, 3 सेकंड भी नहीं लगते, वो बंदा मर गया। अब मर गया तो मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनेगा ना। हमारे देश का कानून ये कहता है जहां भी किसी की मृत्यु होगी, डेथ होगी, उसका डेथ सर्टिफिकेट वहीं बनेगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। जहां भी कोई बच्चा पैदा होगा उसका बर्थ सर्टिफिकेट वहीं बनेगा जहां वो पैदा हुआ। डज नॉट मैटर वो रहता कहां है। कोई जम्मू कश्मीर में कोई लेडीज रहती है और वो प्रेग्नेंट थी, वो वहां चली गई, अब केरला में, अब वहां जाके बच्चा पैदा होगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट वहीं बनेगा, वो वहां नहीं बनेगा जम्मू कश्मीर, वो वहीं जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बच्चा पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी पंजाब में रहता है, मुंबई जाके उसकी डेथ होगी जुहू बीच के पास, तो भाई वहीं बनेगा, जुहू में ही बनेगा उसका डेथ सर्टिफिकेट। ये नहीं है कि भाई वो पंजाब का आदमी है तो पंजाबी बनेगा। अब जब डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, अगर सबसे पहले भाई किसी आदमी की नॉर्मल डेथ होगी, मान लो अमरदीप कादियान को सांप काट गया, अरे जब सांप काट गया तो फिर मरी गया, अरे मरेंगे तो संस्कार तो करेंगे ना हिंदू ना, में जलाएंगे तो मेरे को। अब जब जलाएंगे मेरे को शमशान घाट में ले जाएंगे तो वहां जो पंडित जी होते हैं वो रसीद काटते हैं, उसमें एंट्री करते हैं, वो पूछेंगे मेरे बच्चों से भाई कैसे मरा भाई तुम्हारा बाप, तो ये उसको बताएंगे भाई सांप काट गया, तो उसमें लिख देगा वो एक्सीडेंटल डेथ होगी भाई। अब जब डेथ सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें लिखा आएगा कि अमरदीप कादियान की एक्सीडेंटल डेथ होगी इस तारीख को। अब मेरे बच्चे वो डेथ सर्टिफिकेट लेके वहां जाएंगे, स्वाभाविक बात है, उनको पता है भाई 5 करोड़ का हमारे बाप ने लोन ले रखा। अब वो मैनेजर उनको क्या बोलेगा, अब वो खुद ही बता देंगे, वो कहेंगे जी अमरदीप कादियान की डेथ होगी, ये डेथ सर्टिफिकेट है, कैसे मरे भाई तेरा बाप, सांप काट गया भाई, या एक्सीडेंट हो गया, छत गिर गई, पंखा रही, करंट लग गया, कुछ भी, एक्सीडेंटल डेथ होगी। तो वो क्या कहेगा, लियाओ जी दो डेथ सर्टिफिकेट, देखेगा हाँ भाई साहब इनका तो है ना नेचुरल डेथ का इंश्योरेंस था, एक्सीडेंटल डेथ को तो था ही नहीं। अब सवाल यह है कि जब सारी दुनिया के 800 करोड़ आदमी सिर्फ 2 तरीके से मरेंगे, या तो एक्सीडेंटल डेथ हो गए या नेचुरल डेथ हो गए। अब जिसकी नेचुरल डेथ होगी तो उसकी एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, और जिसकी एक्सीडेंटल होगी उसकी नेचुरल नहीं हो सकती। क्यों, वाई? अरे एक आदमी 2 बार थोड़ी मरेगा यार, एक आदमी एक ही बार बच्चा एक ही बार पैदा होगा, 2 बार थोड़ी एक बच्चा पैदा होगा, 2 बार 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं, जुड़वा हो सकते हैं, लेकिन एक बार में एक बच्चा दुनिया के अंदर एक ही बार पैदा होगा, दोबारा तो पता नहीं पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने नहीं पता, और मरेगा भी आदमी एक ही बार, अरे 2 बार थोड़ी मरेगा यार वो। अब जब मेरी एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी है तो मेरी नेचुरल डेथ कैसे होगी? अब वो कह रहे हैं भाई नेचुरल डेथ का इंश्योरेंस था, अब ये तो क्लेम मिलेगा ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल मेरी नेचुरल डेथ होगी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मेरा हार्ट अटैक हो गया, मेरा कैंसर होगी, लीवर फेल हो गया, अन्य किसी कारण से, शरीर के अंदर के किसी कारण से मेरी डेथ होगी। अब डेथ सर्टिफिकेट में नेचुरल डेथ लिखा जाएगा। अब फिर मेरे बच्चे वहां गए उसके पास कि भाई अमरदीप कादियान की डेथ होगी, जिसकी तो नेचुरल डेथ होगी, इसका तो हार्ट फेल हो गया था, तो वो देखेगा हाँ भाई लिख रहे हैं समझ दो भाई नेचुरल डेथ हुई। फिर वो क्या कहेगा, भाई इसकी तो एक्सीडेंटल डेथ का इंश्योरेंस था, नेचुरल डेथ को तो था ही नहीं। ये इनका पब्लिक का बेवकूफ बनाने का तरीका है, फुद्दू बनाने का तरीका है। और जब से अमरदीप कादियान आया यूट्यूब पे जल जला आ चुका है, आम और खास आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बताया और समझाया जा रहा है इनसे बचना कैसे है। अब ये ऐसा काम कर क्यों रहे हैं भाई? अमरदीप कादियान ने 5 करोड़ का लोन लिया, मैं 5 साल के बाद मर गया, 10 साल के लिए लिया था फॉर एग्जांपल, तो भाई बकाया 5 साल के पैसे इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा बैंक। उसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? डेथ तो मेरी हो ही गई और उसमें लिख ही रहा उसने इंश्योरेंस के पैसे ले रखे। ये तो ऐसा है इंश्योरेंस यार जैसे सट्टा लगाओ है, खाईवाल के पास जुआ लगाओ है, और रात को मुंडा 5 लगा दिया, रागी मुंडा 6 मुंडा 9, फिर तो वो पैसे देता नहीं। अरे जो मुंडा 5 आ गई जो ये फिर तो पैसे देने पड़ेंगे उसके जुआरी के, उन्हें बेचारे लाइन था ये। अब सवाल ही आता है जब वो मुंडा 5 आ गई है जब भी नहीं देंगे, और वैसे तो भाई करोड़ों आदमियों के इंश्योरेंस हो गए, कोई सारे मरण तो लग नहीं रहे। अमरदीप कादियान ये बोल रहा है, अमरदीप कादियान तो हजारों बार बोल चुका है, तो अब तक तो मैं मरे नहीं भाई।
अरे जिस दिन जाना होगा हरिद्वार तो उस दिन जाऊंगा यार, बगैर बोले चला जाऊंगा। ये सारा देश सारी दुनिया बोलने थोड़ी लग रही, मरण तो ये भी लग रहे। अब सवाल ये आता है कि ये ऐसी चिटिंग करते क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। रीजन बिहाइंड, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है भाई। अगर किसी बैंक से हमने लोन लिया 5 करोड़ रुपए का, और उसने किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि 24 इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस का, और अब लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में क्या फर्क है। जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, आदमी की जिंदगी की बात होगी। मतलब जब भी लाइफ इंश्योरेंस होगा, आदमी की जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस होगा। आजकल कुत्तों का भी इंश्योरेंस होने लग गया है, बिल्लियों का भी। कुछ एनबीएफसी कंपनियों ने लाइसेंस ले रखा है, वो कर रही हैं, लेकिन वो जर्नल इंश्योरेंस में कंसीडर होगा, वो लाइफ इंश्योरेंस में कंसीडर ही नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया का यही लॉ है, सारी दुनिया का एक कानून लागू है। जब भी सारी दुनिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस की बात होगी तो आदमी के जीवन की बात होगी, आदमी के जीवन का बीमा होगा। नहीं तो भाई कुत्ते में भी सांस है, बिल्ली में भी है, मच्छर में भी है, मक्खी में भी है, तो उनका भी बीमा करना शुरू कर दो। चाहे उनका कर भी दिया, कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, गधे का, सुअर का, किसी भी चीज का बीमा कर दिया, वो लाइफ इंश्योरेंस में कंसीडर नहीं होगा, जर्नल इंश्योरेंस में होगा। सारी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस एंड जर्नल इंश्योरेंस। जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात होगी, सिर्फ आदमी के जीवन की बात होगी। जब भी जर्नल इंश्योरेंस की बात होगी, जितने दुनिया में जितनी भी तरह के इंश्योरेंस है, सभी जर्नल इंश्योरेंस के अंदर कंसीडर होते हैं। भाई आदमी का जो हेल्थ प्लान है वो भी जर्नल इंश्योरेंस के अंदर कंसीडर होता है। क्या कारण है भाई, अगर मेरा हेल्थ प्लान है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरी किडनी फेल होगी, कोई भी दिक्कत आ रही है, और मेरा 50 लाख का 2 करोड़ का हेल्थ प्लान है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे पे करेगी। किस चीज के पैसे पे करेगी, मेरे को ठीक करवाने के, मेरे ऑपरेशन करवाने के, मेरी किडनी चेंज करवाने के, मेरा हार्ट की बाईपास सर्जरी करवाने के, स्टेंट डलवाने के, अन्य किसी चीज के। लेकिन अगर मेरी डेथ होगी तो वो कोई चवन्नी नहीं देगी, क्योंकि उसने हेल्थ का इंश्योरेंस किया, लाइफ का इंश्योरेंस नहीं किया। मैं आपको पहले बता और समझा चुका हूं कि लाइफ इंश्योरेंस जब होगा जिंदगी का होगा, और जनरल इंश्योरेंस होगा तो हर चीज का होगा। वैसे तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आदमी का ही हो रहा है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता उसके ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस वो अलग चीज है। लाइफ इंश्योरेंस जब काम करेगा जब आदमी मर जाएगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में। हेल्थ इंश्योरेंस जब काम करेगा जब आदमी जिंदा है, टांग टूट गई, बांह टूट गई, आंख फूट गई, कुछ भी हो गया, जब तक वो जिंदा है तब तक उसका क्लेम मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का। जिस दिन वो मर गया उसके बाद कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, वो खत्म, चाहे उसकी लिमिट कितनी भी बच रही हो। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, जो बेसिक बात है भाई, ये 5 करोड़ का मैंने लोन लिया किसी बैंक से, मैं 5 साल बाद मर गया, अब बैंक ने मान लो 3.5 करोड़ रुपए लेने, तो भाई उस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले ले। इसको बोलते हैं क्लेम लेना, उससे क्लेम ले ले। नियम क्या है, क्लेम लेने का नियम क्या है, आपको भी जानकारी के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि लगभग छोटे बटे इंश्योरेंस सबके है और मरना सबको है। सबसे पहले तो अपना पॉलिसी बॉन्ड ले लो, अपने घर धर लो, लुगाई को बता दो, वाइफ को बता दो, धर्मपत्नी को बता दो, अपनी बीवी बच्चों को बता दो। ये ना सोचो कि यार मरण लग रहे, अब मरण तो नहीं लग रहे, पर मर गया तो फिर इतना कौन बचावेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी तो बचावेगी भाई। क्लेम का तरीका क्या है, अमरदीप कादियान मर गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, हरिद्वार चला गया, उसका क्लेम का तरीका क्या है, मेरी वाइफ, मेरे बीवी बच्चे वहां जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी में, एक सिंपल कागज के ऊपर एप्लीकेशन लिखेंगे, भाई मेरा आदमी एक्सपायर हो गया, इस तरीके से एक्सपायर हो, ये इसका डेथ सर्टिफिकेट है। फिर वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी, आजकल एनबीएफसी कंपनी भी इंश्योरेंस कर रही है, वो एक मेरी वाइफ से एक एफिडेविट लेंगे, हाँ भाई असल में ही एक्सपायर होएगा नहीं, और 2 आदमियों के एफिडेविट और लेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ भाई अमरदीप कादियान को
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जलाया गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और अम्मा मौके पे थे, उनके दोनों के एफिडेविट लगे। अब अगर मैं मुस्लिम हूं या क्रिश्चियन हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी डेथ होने के बाद मुझे जलाया नहीं जाएगा, मेरे धर्म के अनुसार मुझे दबाया जाएगा। अब मान लो मैं मुस्लिम हूं, मेरी डेथ होगी, इंश्योरेंस उतने गई था, अब कैसे क्लेम पास होगा? मेरी वाइफ जाएगी, एक सिंपल एप्लीकेशन लिखेगी, भाई इसकी डेथ होगी, जर्नल नेचुरल डेथ हुई या एक्सीडेंटल डेथ हुई, वो तो डेथ सर्टिफिकेट में आ जाएगा, वो लिख भी देगी उसमें। उसके बाद 2 आदमी गवाह चाहिएंगे, विटनेस चाहिएंगे। वो 2 गवाह विटनेस किस चीज के चाहिएंगे? वो इस चीज के चाहिएंगे कि अमरदीप कादियान को हमारे सामने दबा दिया गया, इस तारीख को सुपर्दे खाक कर दिया गया है उसको, तो वो उनके दोनों के एफिडेविट लगेंगे। उसके बाद वो सारा प्रोसेसिंग होके उस इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा जहां से क्लेम के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। अब उस इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट्स हैं, अधिकार है कि वो एफआई करेगी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपने किसी आदमी को भेजेगी, भाई मेरे मोहल्ले पड़ोस में जहां भी मैं रहता होगा, मेरा अपना मकान होगा या किराए का भी होगा, चाहे मैं झोपड़ी में भी रहता हूं, अरे कोई तो जानता होगा, मैंने दूसरे झोपड़ी वाले जानते होंगे यार, वो अड़ोस पड़ोस में पूछेंगे, हाँ भाई ये अमरदीप कादियान है, रहता था, हाँ मेरा वो था भाई, ये एक्सपायर हो गया, अगर मैं हो गया होगा तो यार फिर तो पता ही लग जाएगा। दुनिया में कितने भी झूठे आदमी हो गए हैं, सिर्फ दो झूठ नहीं अभी बोलने लगे, जब से दुनिया बनी है आज तक 2 बात की किसी भी आदमी ने, किसी भी धर्म के किसी भी जात के आदमी ने झूठ नहीं बोली, और अनंत काल तक जब तक दुनिया रहेगी इन 2 बातों की झूठ कोई नहीं बोलेगा। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं। एक तो किसी के पैदा होने की खबर कोई भी झूठी नहीं देता, भाई किसी के घर बच्चा ही पैदा नहीं हुआ और कोई उसकी अफवाह उड़ा दे भाई उसका बच्चा हो गया, ना कोई नहीं कहता, कितना भी झूठा हो वो भी नहीं कहेगा इस बात को। और दूसरी कि कोई आदमी जिंदा है, मरे नहीं, और कोई अड़ोसी पड़ोसी कहने लग जा भाई अमरदीप कादियान तो मर गया, घंटा नहीं कहेगा, और 50 तरह की बुराई करेगा मेरी, लेकिन वो ये नहीं कहेगा क्योंकि मैं जिंदा हूं, वो ये नहीं बोलेगा अपने मुंह से कि वो मर गया। तो 2 तरह की झूठ कभी दुनिया में नहीं बोली गई, किसी भी धर्म में, सारी दुनिया के किसी भी कूड़े में, और मैं समझता हूं कि ना ही कोई इन बातों को बोलेगा, क्योंकि ये तो प्रकृति के नेचर के हाथ में, भगवान के हाथ में, गॉड के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, आम आदमी के हाथ में है ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि वो क्लेम के लिए वहां चली गई, वो एफआई करवाएगी, मेरे मोहल्ले पड़ोस में पूछेगी, पता लगी जाएगा। अगर मैं सांप काटने तक मरे होऊंगा तो कोई मोहल्ले पड़ोस के ना पता होगा यार सांप काटने तक मरा, तो बता देगा, तो एक्सीडेंटल डेथ वो लिख देगा, रिपोर्ट बना देगा। अगर मेरा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, हार्ट की वजह से हार्ट अटैक हो गया, मर गया मैं, तो भाई वो नेचुरल डेथ होगी, वो रिपोर्ट बना के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम पास कर देगी। जो भी मेरा नॉमिनी होगा, अब इसमें भी पेच है, भाई मैंने अपने जितने जी किसको नॉमिनी बनाया, अपनी वाइफ को बनाया या अपनी बिटिया को बनाया या अपने बेटे को बनाया, या मैंने तीनों को ही बना दिया। अगर मैंने तीनों को भी बना दिया तो कितने % शेयर किया मैंने? उसमें 50% अपनी वाइफ का शेयर कर दिया, 25 अपने लड़के का, 25 अपनी बिटिया का, ऐसे कर दिया। वो मेरी मर्जी थी जितने जी मैंने क्या किया। अब अगर मैंने वो कर दिया तो उतना उतना शेयर उनको मिलेगा। वो भी कब मिलेगा? सबसे पहले वो जब लोन क्लेम पास होगा तो उस बैंक को पैसा मिलेगा जिसने मेरे को लोन दे रखा था, क्योंकि सबसे पहले राइट्स उसके हैं, अधिकार उसके हैं। रुपए का इंश्योरेंस कर देते हैं क्योंकि इनको प्रीमियम ज्यादा मिलता है और 99% चांस है कि ये पॉलिसी देंगे, इनको क्लेम देने ही नहीं पड़ेगा, फुद्दू तो बनाना ही है इन्होंने। अब वो फुद्दू बनाने का कारण क्या है? इनका इंश्योरेंस लेते क्यों नहीं भाई? अगर अदर कंपनी से है तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, ये प्रोसेस पूरा होके एफआई हो जाएगी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आ जाएगा हाँ भाई अमरदीप कादियान अब इस दुनिया में नहीं है, अब इसके इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो दे देंगे। अब वो मेरी वाइफ को देंगे, मेरे बच्चों को देंगे या बैंक को देंगे, उसको क्या फर्क पड़ रहा है यार, उन्हें तो 7 करोड़ रुपए देने, वो 7 करोड़ रुपए देगा, दैट्स ऑल।
अब प्रॉब्लम कहां आ रही है भाई, जो बैंक लोन कर रहा है वो इंश्योरेंस कर रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनी, मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में इनका दोनों का एक ही बाप है, लोन करने वाले का भी और इंश्योरेंस करने वाले का भी। अब मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं बैंक को जाके, भाई इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लो, मतलब बैंक को वो ये बोल रहे हैं कि अपने बाप की एक जेब में से पैसे निकाल के गिन के दूसरी जेब में डाल ले। अरे वो तो पैसे उसके बाप के ही हैं यार, वो तो उसी के ही पैसे हैं। यही कारण है कि वो इस पैसे को यहां से निकाल के यानी डालते हैं, ये कारण है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी वही है और बैंक भी वही है, इसलिए लोगों का फुद्दू बनाया जा रहा है। इस फुद्दू बनने से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपका लोन है, सबसे पहले कल मंडे है, अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जाएं और जाके उसको बोलें भाई मेरा पॉलिसी बॉन्ड दे, मेरी इंश्योरेंस की कॉपी दे। अगर वो नहीं दे रहा तो इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के पास इनकी कंप्लेंट कर दे, इनका बाप भी देगा। और अगर इन्होंने बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कर रखा है, जैसे इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गफलत की स्थिति में लोगों को लेके प्रेशराइज करके, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके भाई लोन ही नहीं होनेगा, ये नहीं होनेगा, आपका इन बहुत सारे इंश्योरेंस कर रखे हैं, 15 दिन के अंदर अंदर फ्री लुक पीरियड बोलते हैं, जिस दिन पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में आ जाएगा, पॉलिसी आपके हाथ में आ जाएगी, बीमा आपके हाथ में आ जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर आप वो पॉलिसी बॉन्ड रिफंड कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है, उसमें किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, भाई मुझे आपकी इंश्योरेंस की टर्म कंडीशन जो है पसंद नहीं आई, मेरे पैसे वापसी कर दो। अब सवाल यह आता है कि जब आपका लोन 2 साल हो गया हो रहा, फॉर एग्जाम्पल, अब आज आप इंश्योरेंस पॉलिसी मांग रहे हो, आप कहोगे भाई कादियान सर ने तो कहा था भाई 15 दिन के अंदर फ्री लुक पीरियड है, ये तो 2 साल हो गए, 15 दिन तो चले गए कब के। अरे नहीं भाई, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस ही है कि जिस दिन पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में आएगा उस दिन से वो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड स्टार्ट होएगा, उससे पहले नहीं होएगा। भले आपने 20 साल का लोन लिया और 15 साल इन्होंने पॉलिसी नहीं दी आपको, तो भी वो 15 साल गए भंग के बाड़े में। जिस दिन आपके हाथ में पॉलिसी बॉन्ड आ गया, आपके पास पूरे राइट्स, पूरे अधिकार हैं, आप अपना सारा पैसा इंश्योरेंस का वापसी ले सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई हमने 15 साल आपको सिक्योर रखा, 15 साल अगर आप मर जाते तो हम आपका पैसा देते। क्या देते? क्या घंटा बाबा जी का देते? अबे पॉलिसी दे रखी थी क्या भूतनी का तूने मेरे को, जो दे देता। पॉलिसी बॉन्ड जिस दिन आपके हाथ में आएगा, कोई पैसा आपका ये नहीं काटेंगे, आप अपना पैसा रिफंड करवा सकते हैं। सिर्फ 4 लाइन लिखनी है, भाई आपने जो ये मेरी पॉलिसी करी है इसकी टर्म कंडीशन मुझे ठीक नहीं लगी, मैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी रिफंड कर रहा हूं, मैं लेना नहीं चाहता, और मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए जाएं। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी लोन है, सबसे पहले इंश्योरेंस की पॉलिसी लें, नहीं दे रहे हैं तो इंश्योरेंस ombudsman के पास कंप्लेंट कर दें, और फिर भी नहीं दे रहे हैं तो IRDAI के पोर्टल पे इनकी कंप्लेंट कर दे, इनकी कांच निकट जाएगी, ढूंढते फिरेंगे, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। दिक्कत यह है कि आम आदमी को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, इसीलिए वो इंश्योरेंस कंपनी के दावे में आ रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहा है, इसीलिए बैंक और एनबीएफसी कंपनी के दबाव में आ रहा है। नहीं तो इनके ऊपर भी आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस है, बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर ये रिकवरी कर रहे हैं और वो प्रूफ हो जाए, आपके पास प्रूफ हो, तो इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, इनके ऊपर 100 करोड़ का पेनल्टी भी लग सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। अब दिक्कत कहां आ रही है, लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। अरे जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसकी मां भी उसको दूध नहीं पिलाती, सोचती है भाई ये तो छिक रहा होगा, भूख लग रही ना। तो जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तब तक आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आते रहेंगे, दबाव में आते रहेंगे। लेकिन अगर आप अमरदीप कादियान के साथ जुड़े हैं, डिसेंट एडवाइस की फैमिली के मेंबर है, तो आपको अपने राइट्स और अधिकार बताने के लिए अमरदीप कादियान है।
तेजो त्वारो बारो त्वारो, आंधियो तूफानो मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो नजला बुखारो, लाई में डेली आता हूं। चवन्नी छापों का यमराज, वही जो डायलॉग आजकल चला हुआ है, हे हे प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये कौन आ गया? ये तो चवन्नी छापों का यमराज आ गया, इनको तो हरिद्वार तक जाके जरूर छोड़ के आऊंगा।